हलक में शराब, जिस्म में ताकत और सामने मिमियाती सी बीवी हो तो कौन मर्द होगा जो 2-4 झापड़ न रसी दे, 150 गालियों का खजाना न लुटाए। 2-4 पैग पी के आराम से सो जाना मरगिल्ले शहरी मर्दों को भाता होगा, पर अपने गांव कस्बे में ऐसा कोई करे तो थू ससुरे की औकात पर। भला काहे की मर्दानगी ठहरी कि 15 रुपल्ली दारू में उड़ाओ, मुंह कड़वा करो और गिरते पड़ते आ जाओ चुपचाप घर, तो फिर दारू का फायदा क्या है। बंदा जब तक मोहल्ले टोले के लोगों की माँ बहन एक न करे, अपने दुश्मन को युद्ध के लिए न ललकारे, घर में आकर बीवी बच्चों को 5-7 बार कूट काट न ले, तब तक मजा ही क्या। अपने कस्बे में मर्द लोगों के दारू पीने का स्टाइल यही है। सोनू की गिनती तो अच्छे भले मर्दों में होती है। आज शाम भी वो अपने कुछ गमों को गलत करता मोहल्ले टोले को प्रसाद बांटता घर पहुंचा तो सामने पड़ गई श्यामा। बस फिर क्या था, दनादन हाथ चले, लात चले, गालियां चली, यानी जितनी भी चीजें मर्दानगी के लिए जरूरी थीं वो सभी चलीं। उसी अनुपात में श्यामा की सिसकियां चलीं। बढ़ते बढ़ते वे चीख पुकार में बदल गईं। जब श्यामा की चीखों की आवाजों के आगे सोनू की गालियों की आवाज दबने लगी तो मर्दों का माथा जो था वो ठनक गया। थोड़ी देर ठनका, फिर खास हिंदुस्तानी स्टाइल में उन्होंने हमें क्या मतलब का नारा लगाया और बैठ गए। पर श्यामा की चीखों का बाढ़ का पानी उन्हें कुछ ज्यादा ही भिगोने लगा। सो कुछ तो इस पानी से खुद को गीला हो जाने की मजबूरी के कारण, और कुछ बाढ़ के स्रोत को जानने की इच्छा से, और कुछ बैठे खाली के तमाशे के लिए सोनू के घर में प्रवेश कर गए। मर्द लोग घर में समा गए, महिलाओं ने खिड़की दरवाजे खोल लिए। भीड़ का रेला घर में घुसा। सब थे, दीनू काका, चाचा, विनोद भैया, सब के सब। भीड़ के मुंह से क्या हुआ का एक स्वर वातावरण में गूंजा तो सोनू के हाथों को ब्रेक लग गए, मगर गालियों का अभिनय सहित प्रसारण चलता रहा। गालियों के बीच से ही जो बात निकली उसका अर्थ ये था कि वो यानी सोनू सुबह का थका हारा शाम को जरा सा कड़वा पानी क्या पी आया कि श्यामा उबलने लगी। औरत जात की ये मजाल कि मर्द के मुंह लगे, सो धर दिए 2-4 हाथ। बस यही जरा सा लफड़ा है। मर्द इस बात पर कतई सहमत थे। वाकई औरतों को मर्दों के मुंह नहीं लगना चाहिए। कुछ ने मन ही मन सोनू की बहादुरी की तारीफ भी की। कुछ ने घर जाने के बाद अपनी पत्नियों को प्रतिक्रिया दिखाने की भावी रणनीति पर भी विचार किया। बाकी सब कुछ तो ठीक था। ऐसा तो मोहल्ले टोले में चलता ही रहता है। पर ये श्यामा इतना काहे चीख चिल्ला रही है। कुछ बुजुर्गों का ध्यान इस ओर गया कि श्यामा की आंखों से आंसू और होठों से सिसकियों के अलावा सिर से भी खून जैसा कुछ बह रहा है। सो अब वे कुछ गंभीर हुए। अब तो वाकई कुछ करना था। सो किया गया, बकायदा किया गया। यानी सोनू को खूब डांटा गया। भविष्य में हाथ पैर चलाते समय सिर बचाने की हिदायत दी गई। अभी इधर डांट फटकार का कार्यक्रम चल ही रहा था कि किसी भली मानुसी ने पड़ोस के मोहल्ले में रहने वाली श्यामा की माँ को खबर दे दी। बुढ़िया घर में अकेली थी, सो अकेली ही दौड़ती चली आई। पीछे पीछे उसकी पड़ोसनें भी लग लीं। अब कहानी में थोड़ा रोमांच पैदा हो गया। मर्द थोड़ा कम हो चले। डिपार्टमेंट औरतों का था, सो मर्दों की खाली जगह औरतों ने भरनी शुरू कर दी। बुढ़िया ने आते ही सोनू को धर लिया। गालियों के समुंदर में ज्वार आ गया। सोनू पूरा भीग गया। बुढ़िया गालियां देती रही। सोनू सिर झुकाकर सुनता रहा। श्यामा का खून भी बदस्तूर बहता रहा। वो तो भला हो पड़ोसन का कि उसने देख लिया। उसने पड़ोसी धर्म को निभाते हुए बुढ़िया को इशारा कर दिया। बस बुढ़िया माथे पर हाथ मारकर धम्म से बैठ गई और कुछ यूं बुदबुदाई, हाय राक्षस ने मेरी फूल सी बेटी को मार डाला। अब तो इसे थाना जेल ही कराऊंगी, अब नहीं छोड़ूंगी इसे। पुलिस का नाम सुनते ही बचे खुचे मर्द भी पीछे हो गए।
औरतों ने इंदिरा गांधी का राज देखा था, वे डटी रहीं। आगे के दृश्य में सिर्फ इतना जुड़ा कि श्यामा को लेकर खिचड़ती सी बुढ़िया आगे आगे और पीछे औरतों की भीड़। सबके पास कुछ न कुछ था। बुढ़िया के मुंह में गालियां थीं, श्यामा के मुंह में कराहट के साथ साथ सिर से बहता खून था, और औरतों के पास थी कानाफूसियां और अब क्या होगा जैसे कुछ शाश्वत किस्म के सवाल। थाने के दरवाजे तक आते आते भले घर की महिलाएं पतली गली से खिसक लीं। अब बस कुछ एक दमदार महिलाएं और पुरुष के नाम पर महज श्यामा का खिजलाया मरियल सा कुत्ता भर बचा। बुढ़िया थाने के गेट पर आकर थोड़ा ठिठकी। श्यामा ने रोने के कार्यक्रम की जगह सिसकने के अभियान पर जोर देना शुरू किया और साथ ही साथ उसने अपने पैरों में रिवर्स गियर लगाना शुरू कर दिया। पर बुढ़िया को उसका युद्ध क्षेत्र से पलायन का प्रयास पसंद नहीं आया, सो बुढ़िया के पीछे लगभग घिसटती हुई श्यामा को भी आना पड़ा। इन दोनों के पीछे थे हाय राम अब क्या होगा का वाच करते हुए 10-12 नारी शरीर। बुढ़िया ने थाने के गेट के बाहर खड़े होकर अंदर के दृश्य का जायजा लिया। थाने का दृश्य काफी मनोहारी था। रात्रि का समय था। बल्ब की रोशनी में मेज के पीछे बैठे थानेदार की मूछें दूर से नजर आ रही थीं और मूछों के ऐन सामने पड़ी सोमरस की बोतल भी। थानेदार की आंखें लाल थीं, मुंह से धुआं निकल रहा था। लगता था कि जड़ से मिटाने के लिए क्राइम की सारी आग वो पी बैठा था, अब सिर्फ धुआं निकाल रहा था। उंगलियों में दबी सिगरेट तो महज एक बहाना थी। थाने के कोने की एक बेंच पर जहां थोड़ी रोशनी कम थी, वहां पहले बोतल दिखाई दी, उसके साथ ही 4 गिलास, 4 जोड़ी हल्की मूछें और उनके नीचे कुछ बीड़ियां। मतलब यहाँ अपराध निवारण का जोर थोड़ा कम था। वैसे भी सिगरेट बीड़ी का अंतर प्रोटोकॉल का सवाल था। इस दृश्य को देखकर बुढ़िया बहुत प्रभावित हुई, सो उसने गेट पर खड़े संतरी को राम राम की भेंट प्रदान की। संतरी ने पहले बुढ़िया को देखा, बुढ़िया के कपड़े देखे, पीछे की भीड़ देखी। इस निरीक्षण से निपटने के बाद उसने पहला काम सवाल दागने का किया। ए बुढ़िया, कहाँ घुसी आ रही है? अपने बाप का घर समझ रखा है क्या? पता नहीं है ये थाना है और शोर क्यों मचा रही है? साहब का मूड पहले ही खराब है, चल पीछे हट। संतरी के गुड़ से मीठे वचन सुनकर बुढ़िया ने बकायदा और जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। जल्दी ही बुढ़िया का मकसद पूरा हो गया। अंदर आवाज पहुंच भी गई और बदले में आवाज बाहर भी आ गई। अबे ओ संतरी, देख कैसा शोर मच रहा है, आराम से काम भी नहीं करने देते। इसी के साथ ही कुछ भारी भरकम आवाजें आईं, जिनका मूल उद्देश्य भीड़ की मां बहनों से जुड़कर जातिगत सद्भाव कायम रखने का था। संतरी बुढ़िया की चीख पुकार के बीच सुने मतलब के शब्दों को जाकर दरोगा जी को बताया। दरोगा जी ने बचा खुचा काम भी पूरा कर लिया और खाली बोतल को मेज के नीचे रख दिया। इसके बाद संतरी को आंख के इशारे से उन लोगों को अंदर भेजने के लिए कहा। फिर क्या था, अब तो बुढ़िया में हिम्मत आ गई, सो वो श्यामा को घसीटते हुए सीधी दरोगा जी के दरबार में हाजिर हुई। अंदर जाकर उसने दरोगा जी को बता दिया कि उसे अपने दामाद के खिलाफ रपट लिखानी है, जो उसकी बेटी को रोज मारता है। 2-4 थप्पड़ होते तो कोई बात नहीं थी, मगर आज तो उसने उसका सिर ही खिला दिया है। दरोगा जी ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। उसके बाद पहले बुढ़िया का परीक्षण किया, फिर श्यामा का। श्यामा में उन्हें काफी संभावनाएं नजर आईं। साथ ही माथे पर लगी चोट और उससे बहता खून भी दिख गया। बहते खून को देखकर उनकी संवेदना भी बहने का अभ्यास करने लगी। उनका फर्ज गर्म होकर चिल्लाया, बुढ़िया, इसकी पट्टी क्या तेरा बाप कराएगा? ले आते हैं हाथ पैर तोड़कर, जैसे सरकार ने इनकी मरहम पट्टी कराने का ठेका ले रखा है। ए दीवान जी, पकड़ो इस बुढ़िया को, इसके पास पैसे होंगे। बुढ़िया को शायद
पुलिस से ऐसे ऊंचे किस्म के स्वागत सत्कार की आशा नहीं थी, सो वो पीछे हटी। मगर दीवान जी को तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। उन्होंने बुढ़िया के हाथ से पैसों का रुमाल छीनने की कोशिश की। बुढ़िया ने काफी शोर शराबा किया, पिलपिले स्वर में बार बार रिकॉर्ड बजाया कि रुमाल में 70-80 रुपए हैं, पट्टी तो 10 रुपए में हो जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन दीवान जी पुलिस की पुरानी नौकरी में थे, ऐसे मसले देखना उनकी रोज की आदत में शुमार था। सो वे दोनों हाथ प्रयोग में लाए। एक हाथ से बुढ़िया का रुमाल छीना, दूसरे हाथ से रुपयों की रसीद उसके मुंह पर लगा दी। इसके बाद उनके शरीर के बाकी अंग, विशेष रूप से पैर, सक्रिय हो गए और ऐन दरोगा जी की सीट के पास आकर रुके। दरोगा के मुंह से बोल फूटे, कितने हैं? हजूर 70। शायद दीवान जी की जुबान लड़खड़ा गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले पूरे 80 गिने थे। ठीक है, एक हाफ ले आ अरिस्टोक्रेट का, और थोड़ा नमकीन भी। इन सालों के चक्कर में सारी उतर गई, दरोगा जी बोले। इसके बाद दीवान जी फिर गेट की ओर जाते दिखाई दिए। बुढ़िया अब फिर चीखने चिल्लाने लगी, हजूर पैसे तो ले लिए, अब तो इसकी पट्टी करवाइए और उस सोनू के बच्चे को तो जेल में बंद कराइए। दरोगा जी को कानून के काम में दखल देने वाले लोग कभी पसंद नहीं रहे, सो उनकी आवाज में कानून चीख पड़ा। बुढ़िया 70 रुपए में दामाद को जेल कराएगी। फिर थोड़ा सांस लेने को रुके। इसी अंतराल में उन्हें श्यामा के प्रति उन्हें अपना कर्तव्य याद आया। वो इस बार उनके मुख से सीधा कर्तव्य निकला, इस लड़की को यहीं छोड़ जा, इसकी मरहम पट्टी कराएंगे, इसकी जांच होगी, इसका बयान लिया जाएगा, तभी इसका घरवाला गिरफ्तार होगा। जा अब और सुबह से पहले यहाँ दिखाई मत देने दियो, वरना टांग तोड़ दूंगा। बुढ़िया को सांप सूंघ गया। वो चीखी, नहीं हुजूर, माई बाप, हम पट्टी अपने आप करा लेंगे, हमें अब जाने दीजिए। ऐसा भला कौन सा दरोगा होगा जो अपने कर्तव्य की राह में रोड़े अटकने दे। सो वे कड़क कर बोले, क्यों, अब नहीं लिखानी रपट? अब नहीं कराना अपने दामाद को अंदर? खेल समझ रखा है कानून को? तेरे कहने पर जिसे चाहे अंदर कर दूं, जिसे चाहे बाहर। अब ये औरत तो सुबह जांच पूरी होने के बाद ही वापस जाएगी, समझी? चल भाग यहां से, कानून को अपना काम करने दे। दरोगा के कर्तव्य से भीगे वचन सुनकर बुढ़िया रोने लगी। सिर का खून श्यामा की आंखों में भी उतर आया। बुढ़िया के साथ की औरतें भी खुसुर पुसुर करने लगीं। एक दमदार सी औरत दरोगा से मिन्नतें करने लगी, हुजूर, हमसे गलती हो गई, हम अब कभी थाने नहीं आएंगे। अब इस बुढ़िया को माफ कर दीजिए और श्यामा को छोड़ दीजिए। एक और की जुबान खुली, ऐसा किस कानून में लिखा है कि जो रपट लिखाने आए उसे ही रोक लें? हुजूर, ये औरत है, अगर रात भर ये थाने में रही तो इसकी इज्जत क्या रहेगी? थानेदार ने उस औरत को कानून की पैनी नजरों से देखा, फिर अपने फर्ज की कैंची से उसकी बात बीच में ही काट दी। बोला, सरपंचनी की बच्ची हमें कानून सिखाती है। अबे ओए रामदेन, पकड़ ले इस कानून वाली को भी। वैसे भी इस केस में गवाही की जरूरत पड़ेगी, इसका भी बयान साथ ही ले लेंगे। रामदेन के आगे बढ़ते ही औरत के कानून को पंख लग गए। बाद के दृश्य में वो आगे आगे और पीछे पीछे भागता संतरी दिखाई दिया। संतरी के पीछे बाकी औरतें भी कानून के पंजे से निकल गईं। अब बुढ़िया अकेली रह गई। आगे के दृश्य में बुढ़िया ने थानेदार के पैर पकड़ लिए। थानेदार को पैंट की क्रीज बिगड़ने का खतरा लगा, सो उसने बुढ़िया को 2 लात जमा कर पैंट के खाकीपन की लाज रख ली। थानेदार जी को अकेले कर्तव्य पालन करते देख संतरी को अपने हिस्से का फर्ज याद आ गया, सो वो बुढ़िया को धकियाते हुए गेट के बाहर तक छोड़ आया। दरोगा जी का बचा काम अब शुरू होने वाला था।
उसकी मेज पर अरिस्टोक्रेट का अद्धा लग चुका था, सो उन्होंने हाफ और 4 अंडे की भुजिया निपटाई। उसकी पावती के रूप में डकार देने के बाद वो अंदर कमरे की ओर बढ़ गए। वहां कमरे में 2 सिपाही मिलकर श्यामा को बयान देने को तैयार कर रहे थे, मगर श्यामा थी कि बयान देने के नाम पर चीख चिल्ला रही थी, सो उसके मुंह में उसकी साड़ी का पल्लू ठूंस दिया गया। दरोगा जी को अफसोस था कि लोग कानून को सहयोग नहीं करते, पर उसे तो इस असहयोग के बाद भी कानून का काम करना था। सो वरिष्ठता क्रम में पहले उसने श्यामा का बयान लिया, उसके बाद दीवान जी और सबसे बाद में सिपाहियों का बयान लेने का नंबर आया। रात भर श्यामा का बयान चलता रहा। श्यामा के सिर से खून बहता रहा। श्यामा के सिर की मरहम पट्टी कानूनन हो भी नहीं सकती थी। आखिर सबूत को नष्ट कैसे किया जा सकता था? बयान देते देते सुबह तक श्यामा नहीं रही, सिर्फ सबूत रह गए। उन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस ने श्यामा के पति को गिरफ्तार कर लिया। दोपहर के अखबारों में एक खबर छपी कि शराब के नशे में सोनू नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी श्यामा का खून कर दिया है। पति घटनास्थल से ही गिरफ्तार। बाकी खबर में पुलिस की कार्यकुशलता की तारीफ छपी थी। आखिर पुलिस ने इतने कम समय में इतनी मेहनत से कातिल को पकड़ जो लिया था। इस बार कानून के घर में न देर थी न अंधेर।